नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज़ की खास पेशकश एक मुलाकात इंदु पात्रा के साथ। और आज दर्शकों हम जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, साथ ही पूर्व विधायक रह चुके हैं बहरागोड़ा के और फिलहाल बीजेपी के राज्य के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो इनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे सबसे पहले इनकी राजनीतिक सफरनामा के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि अचानक से जेएमएम में इतना अच्छा पद और आप विधायक रहे, उसके बाद आपने अचानक से यो टर्न क्यों लिया? देखिए, जो मेरा निर्णय था जी, वो बिल्कुल ही एक स्वाभाविक चॉइस थे मेरे लिए, क्योंकि आज देश की जो परिस्थिति है और जिस तरह से तमाम चुनौतियों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 7 सालों से विकास के तमाम मॉडल्स के साथ साथ एक देश के प्रति समर्पण, ये जो एक समावेशित विकास का मॉडल है, जिस तरह से उन्होंने धरातल पर उतारा है, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां भारत के सामने आई, जिस तरह से एक सशक्त नेतृत्व के माध्यम से उन चुनौतियों का हमने सामना किया, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और मैं मानता हूं जेएमएम ने मुझे पहचान दी, मैं उसके लिए आजीवन हेमंत जी का ऋणी रहूंगा। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं और मैं कहीं भी रहूं उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर जो सम्मान मेरे दिल में है वो हमेशा रहेगा। और जहां तक मैं अपने आप को देख पाता हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसे ना तो देश के विकास से कोई मतलब है और ना ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई प्रासंगिकता बची है, उसकी गोद में खेलने की मजबूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो सकती है, लेकिन मेरी वो मजबूरी नहीं है। और इन तमाम बातों को मैंने हेमंत जी के साथ साझा भी किया था जब मैंने निर्णय लिया पार्टी से अलग होने का, और एक देश के प्रति जो एक समर्पण की विकास धारा है उस विचारधारा के साथ आने का निर्णय जी। तो सर, अगर देखा जाए तो झारखंड की स्थापना के बाद से ही अधिकांश बीजेपी के ही मुख्यमंत्री जैसे बाबूलाल मरांडी हों, अर्जुन मुंडा हों, रघुवर जी हों, तो इनके ही जो है शासन चले। उसके बावजूद आज 21 साल अगर देखा जाए तो झारखंड को बने हुए हो गए, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ। इस पर आप देखिए, ये कहना कि स्थितियों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अपने नेतृत्व में जो विकास के तमाम काम किए उनके साथ न्याय नहीं होगा। आपको मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले आप जमशेदपुर से बहरागोड़ा से आगे जाते थे बंगाल तक, उड़ीसा तक, तो सिर्फ जमशेदपुर से बहरागोड़ा तक की यात्रा की लिए आपको 4 घंटे का समय लगता था, आज वो 1 घंटा 10 मिनट लगता है। बिजली के क्षेत्र में आप देखें कितने पावर सबस्टेशन थे झारखंड बनने के पहले, आज कितने पावर सबस्टेशन है, कितने ग्रिड नए बने हैं। मैं मानता हूं जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, सर्वांगीण विकास, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें रिकॉर्ड काम हुए हैं झारखंड में। बात यह है कि आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो हमारा झारखंड का युवा है, जो यहाँ शिक्षा ले रहा है और गिवन अ चॉइस वो चाहेगा कि मैं यहीं रहकर अपना जीवन निकालूं, उसके लिए कहीं ना कहीं वो एवेन्यूज क्रिएट नहीं हो पाए रोजगार के, ताकि उन्हें यहाँ रोजगार के अवसर मिल सके। इसके लिए किसी एक राजनीतिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं है। सबने यहाँ शासन किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता थी। और जरूरी नहीं है कि सरकार में जो पार्टी रहे उसकी ही पूरी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि विपक्ष को भी लोगों ने मत देकर ही विधानसभा में भेजा है। तो एक जो विकास के नाम पर एक जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, किसी कारण से वो नहीं आ पाई, जिसमें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर राज्य के विकास की जब बात हो तो उससे अपने राजनीतिक जो मतभेद है उससे ऊपर उठकर वो सोचे और उसे एग्जीक्यूट करें। उस तरह की संभावनाएं झारखंड में उस तरह से नहीं बन पाई, जिसका कारण है कि झारखंड आज भी उन ऊंचाई को नहीं छू पाया जो इस तरह के एक स्टेट में जहां 60% से ज्यादा मिनरल रिसोर्सेस हैं पूरे देश के, उसको जिस तरह से विकास के रास्ते पर चलना चाहिए था उस तेजी से वो नहीं चल पाया। जी सर, तो ऐसा है कि आप भी एक युवा नेता हैं और आपके पास भी न जाने कितनी डिग्रियां हैं और आपने कई अवार्ड भी हासिल किए हैं। तो ऐसे में अगर झारखंड के युवा आज बाहर जा रहे हैं तो इनके लिए रोजगार के अवसर आपकी नज़र में क्या और आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, मैं इस बात को कई फोरम पर मैंने स्पष्ट तरीके से कहा है। आज झारखंड के लिए अगर आपको रोजगार की संभावनाएं सृजित करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर हमारे आंतरिक संसाधनों की मजबूती कितनी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। थाईलैंड एक बहुत ही छोटा सा देश है,
लेकिन सिर्फ टूरिज्म से उसके जो रेवेन्यूज हैं वो आधे से ज्यादा रेवेन्यूज सिर्फ टूरिज्म से आते हैं। तो उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना है, अपनी शक्ति को पहचाना कि हमें हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं, उस हिसाब से हम इसे बहुत बड़ा उद्योग का क्षेत्र नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इसे टूरिज्म के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। बिहार में उद्योगों की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पर किस तरह की स्थिति है उस हिसाब से आपको रोजगार के सृजन के बारे में सोचना पड़ेगा। सिमिलरली झारखंड में आज हमारे पास माइंस है और हमारे पास टूरिज्म है, पर्यटन के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं, असीमित संभावनाएं झारखंड में। तो हर राज्य का अपना विकास का मॉडल होता है, हर राज्य के अपनी परिस्थितियों के अनुसार रोजगार के संभावनाओं को सृजित करने का अपना स्ट्रैटेजी होता है। उसी तरह से झारखंड में इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि हमारे पास अपने इंटरनल संसाधन कौन से अच्छे हैं। हमारे यहाँ पर्यावरण बहुत अच्छी, वेदर बहुत अच्छा रहता है झारखंड में, हमारे यहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं है, हमारे यहाँ माइंस है। इसको देखते हुए और हमारे जो युवा हैं उनका इंटरेस्ट किस दिशा में है, इन दोनों चीजों को मैपिंग करके अगर राज्य सरकार योजना बनाए तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार के सृजन संभावनाएं जो है सृजित हो सकती है। सर, अगला सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि धनबाद में हाल ही में लाठीचार्ज हुआ और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि एक ऐसे प्राधिकारी, मुझे लगता है एसडीओ कोई हैं, सुरेंद्र कुमार शायद उनका नाम है, जिन्होंने खुद अपने हाथ से बच्चों पर लाठी चलाई। पहली बात तो ऐसे निकम्मे और बदतमीज अफसरों को राज्य सरकार किस आधार पर फील्ड पोस्टिंग देती है मेरी समझ के परे है। इमीडिएटली ऐसे पदाधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, मांग भी आई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कौन सी डील की है इन्होंने राज्य सरकार के साथ। आप तो जानते हैं अभी झारखंड में आईपीएल, देश में जैसे क्रिकेट का चलता है, झारखंड में जेपीएल चलता है, झारखंड पदाधिकारी लीग। उसमें आप जैसी बोली लगाइएगा आपकी पोस्टिंग वैसी होगी। जमशेदपुर, धनबाद, रांची जगहों के लिए अगर पोस्टिंग है तो उसमें बोली अलग चलती है। तो इस तरह की कौन सी बोली ये सुरेंद्र कुमार जी ने लगाई है कि राज्य सरकार ने एक ऐसे पदाधिकारी को जिसने हमारे बच्चियों पर लाठी चलाई, नेशनल विमेन कमीशन ने जिसका संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया राज्य सरकार को, कार्रवाई की जगह एक बिल्कुल रूटीन ट्रांसफर में उनको स्थानांतरण उनका किया गया, आई वॉश करते हुए, और उन्हें एक विभाग में अच्छे पद पर बैठा दिया गया। तो जहां उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था उनको प्रमोशन दे दिया गया है। तो ये तो गठबंधन सरकार की मानसिकता है। कांग्रेस की संगत में जितने कुकर कांग्रेस इनसे करवा रही है वो कर रहे हैं, और ऐसे पदाधिकारियों को जो है कि सुरक्षा संरक्षण देने की प्रकृति यहाँ पर डेवलप कर रही है। लेकिन सर, अगर देखा जाए, अगर 2 साल पहले अगर आप देखें तो रघुवर दास के सरकार में भी पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ। मुराबादी की अगर बात की जाए तो वहाँ भी जवानों पर लाठीचार्ज हुआ था। तो उस समय निश्चित रूप से मैं इसको राजनीतिक मुद्दा ही नहीं मान रहा, मैं तो कह रहा हूँ उस समय पे ये गलत हुआ था। जब पारा शिक्षकों पर लाठियां चली थी वो भी बिल्कुल गलत निर्णय था, और जिस प्रशासनिक पदाधिकारी ने इसको किया था उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इन चीजों पर इसे राजनीतिक आईने से देखा जाना ही नहीं चाहिए, ये राजनीतिक प्रिज्म से बाहर की चीज है। जब हमारे अपने राज्य के लोगों पर कोई पदाधिकारी लाठी चलाता है जो कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टी की सरकार हो ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर इन्हें फील्ड ड्यूटी से हटाना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हाल ही का मुद्दा अगर हम लें तो फादर स्टैंड पर आपकी क्या राय है? आपकी सरकार ने ही उन्हें गिरफ्तार किया। देखिए, जो उनके खिलाफ में जो आरोप थे, एनआईए ने जांच की, सारे जो आरोप सच पाए गए थे, उस पर जो कानूनन जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो प्रावधान है भारतीय कानून के आधार पर, उस पर उन पर कार्रवाई की। उसको किसी धर्म से जोड़कर, किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर उन्हें निर्दोष साबित करने की जो मानसिकता इस सरकार में दिखाई दे रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति जिस पर भारतीय कानून के तहत सजा सुनाई गई है और उसकी मृत्यु होती है जेल में, उसे मर्डर का नाम देना, उसे उनको एक शहीद बताकर बच्चों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करना कि आप बड़े होकर फादर स्टेन स्वामी जैसे बने, मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी प्रासंगिक है। चलिए, तो ये हाथी उड़ाने की जो बात हुई थी उस उपलब्धि के बारे में आप बताएं कि मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम जितना उसमें निवेश किया गया था, तो उस कार्यक्रम के माध्यम से कितना निवेश आया? देखिए, मैं एग्जैक्ट डेटा तो आपसे शेयर अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रांची से सीधे आपके स्टूडियो में आ रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है, देखिए, इसे बिल्कुल एक नकारात्मक नजरिए के साथ नहीं देखा जाना चाहिए मोमेंटम झारखंड को। मैं मानता हूँ मोमेंटम झारखंड के माध्यम से जितनी उम्मीदें थी
शायद उतने रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पाए। लेकिन आप मुझे बताएं कि उस समय में मोमेंटम झारखंड के माध्यम से जितने उद्योग लगे, चाहे वो ओरिएंट क्राफ्ट हो, कई अन्य उद्योग लगे जिन्होंने हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया, पिछले 1.5 सालों से अगर जो लोग आज आलोचना कर रहे हैं मोमेंटम झारखंड की, तो वो बताएं पिछले 1.5 सालों से अगर एक भी रोजगार का सृजन किया गया हो इस राज्य में। तो देखिए, हमेशा एक नकारात्मक सोच के साथ क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन कोशिश यहाँ पर यह होनी चाहिए कि लकीर को छोटी करने में नहीं, उससे बड़ी लकीर कैसे खींची जाए, इस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। चलिए, अब एक काल्पनिक सवाल हम आपसे करेंगे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी या फिर कोई अन्य, किसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल जो है ये प्रासंगिक इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, और ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है कि वहां पर तय हो जाता है पहले से ही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पार्टी में एक साधारण सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है, और इसके लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड है जो निर्णय लेती है कौन कैंडिडेट होगा। पार्टी के जो केंद्रीय वरीय नेता है वो बैठकर तय करते हैं, पार्टी के विधायक बैठकर तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा। तो अपनी स्वाभाविक उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही नेता का चयन होता है, कौन आने वाले समय में अगर जनता मौका देती है राज्य का मुख्यमंत्री कौन। तो झारखंड को एक दूरदर्शी युवा जैसे शिक्षित विशेषज्ञ की जरूरत है, तो क्या आपको मुख्यमंत्री जैसे या झारखंड पर राष्ट्रीय स्तर पर किसी महत्वपूर्ण पद पर क्या हम लोग आगे देख सकेंगे? देखिए, अगर मैं पद के लिए और या पैसे के लिए या इन चीजों के लिए अगर मुझे राजनीति में आने होता, तो जब मैं अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा था मुझे 60 लाख रुपए साल के मिलते थे, वो भी लंदन में मिलते थे। तो मेरे लिए लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ रहना, उनके सुख दुख में उनका साथ निभाना, वो मेरा उद्देश्य है। और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है तो मैं नहीं समझता हूं कि मेरे अंदर वो अनुभव है या वो क्षमता है कि मैं झारखंड जैसे राज्य की बागडोर संभालने के लायक। फिर भी सर, हम तो यही विश करेंगे कि अगला जो झारखंड का मुख्यमंत्री होगा आपके रूप में देखें, क्योंकि जो युवा है, युवा के दिलों में आप धड़कते हैं, और यही शुभकामना है हमारी। और आपने इतने अच्छे से साहसिक तरीके से और इतने मुस्कुराते हुए ढंग से आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 बात खबरों की।